नमस्कार दोस्तों, मैं नंद किशोर प्रजापत अकाउंट्स एंड टैक्सेशन ट्रेनिंग पॉइंट की तरफ से एजुकेशन में मेरा ये तीसरा वीडियो है। प्रत्येक संडे के दिन मैं एक वीडियो अपडेट करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल टेली बाई एनके सर बीकानेर के अंदर। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे पुराने दो वीडियो जो मैंने लॉन्च किए एजुकेशन में वो आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाइए, वो आप देख सकते हो। और आगे आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरे जब भी वीडियो है आप तक वो पहुंच सके। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास काफी स्टूडेंट आते हैं। मेरा ऑफिस है बीकानेर के अंदर जसू सर गेट के अंदर, और रामा भवन के पास मेरा ऑफिस है राजस्थान बीकानेर में। काफी स्टूडेंट है मेरे पास, ऐसे भी आते हैं कि सर हमें अकाउंट्स का काम करना है और अकाउंट्स का कार्य सीखना है। तो वो काफी ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट, तो क्या आप कितने दिन के डेमो देते हो क्या है, तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ मैं किसी प्रकार की कोई डेमो क्लास नहीं देता हूँ। और जिसको भी मेरे डेमो चाहिए तो आज का वीडियो स्पेशल मैं उसी लिए लॉन्च कर रहा हूँ ताकि वो मेरी डेमो क्लास देख सके। डेमो हालांकि आपको भी पता है किस लिए दी जाती है, ताकि कोई टीचर है वो कैसे पढ़ाता है, तो पढ़ाने का क्या तरीका है, इसलिए डेमो दी जाती है। तो मैं मेरा पढ़ाने का तरीका है जो आज की क्लास में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। और मेरे पास कोई जरूरी नहीं है कि कॉमर्स का स्टूडेंट आ सकता है, आर्ट्स साइंस या फिर कोई भी 10वीं पास स्टूडेंट भी अकाउंट्स का कोर्स करने आ सकता है। मुझे 15 साल इस लाइन में अकाउंट्स का काम करते हुए हो गए, तो मैं उस हिसाब से यहाँ प्रैक्टिकल लेवल पर सभी स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ ताकि वो मार्केट में जब भी उतरे तो उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं हो कि ये कौन सा बिल आ गया, परचेज का कौन सा है, सेल का कौन सा है, खर्चे का वाउचर कौन सा है। तो मैं उस हिसाब से सारा प्रैक्टिकल सिखाता हूँ। तो यदि आपको मुझसे ऑफलाइन लेवल पर सीखना हो तो आप मेरे कोचिंग सेंटर आ सकते हो, और पर्सनली मैं ट्रेनिंग देता हूँ। कम से कम एक ज्यादा से ज्यादा एक बैच में 5 स्टूडेंट ही बैठ सकते हैं। तो आज की क्लास बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि जब भी मैं अकाउंट्स की क्लास स्टार्ट करता हूँ उसमें सबसे पहले मैं शुरुआत मीनिंग से करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, एकदम जीरो जीरो लेवल से शुरुआत करता हूँ, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आगे स्टेप बाय स्टेप अकाउंट्स का कोर्स करवाता हूँ। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं किस हिसाब से पढ़ाता हूँ। तो जो भी मेरी डेमो क्लास लेना चाहते हो वो इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए। आप चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे साइंस के हो, चाहे आप 10वीं पास कोई भी स्टूडेंट हो, उसके लिए वीडियो, अगर वो कॉमर्स की लाइन में आना चाहता है और अकाउंट्स का कोर्स करना चाहता है तो वो मेरा वीडियो देख सकते हैं। टेली बाई एनके सर बीकानेर नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, वो उसमें भी देख सकते हैं। मैं समय समय पर वीडियो अपडेट करता रहता हूँ जो कॉमर्स से रिलेटिव और होते हैं नॉलेज भरे। उसके अलावा कंप्यूटर से रिलेटिव भी नॉलेज के जो भी वीडियो है वो मैं अपलोड करता हूँ। जैसे कि मेरा पहला वीडियो है जो मैंने कंप्यूटर की जो कीबोर्ड की होती है उसके बारे में समझाया है, और मात्र 10 मिनट में मैंने लगभग कंप्यूटर की कीबोर्ड की है जो उसमें समझाई हुई है। तो कोई भी फ्रेशर स्टूडेंट जो भी होता है पहली बार आज कंप्यूटर सीखता है तो उसके लिए भी वो की बहुत काम की है। यदि वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देखिए। और दूसरा वीडियो मैंने आज टैक्स कौन भरता है एक्चुअल में, तो वो था, वो मैंने लॉन्च किया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी आप देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। आज मैं आपको अकाउंट्स के अंदर मीनिंग से शुरुआत कर रहा हूँ और बताना चाहता हूँ। तो अपने स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन के सामने अकाउंटिंग मीनिंग लिखे हुए हैं, और मैं आपको प्रत्येक मीनिंग है जो बताना चाहता हूँ प्रैक्टिकल लेवल पर कैसे काम आता है। तो आप वीडियो के साथ बने रहे ताकि आपको एकदम नॉलेज हो सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला मीनिंग है अकाउंट। अकाउंट का अर्थ होता है लेखांकन करना, हिसाब किताब करना। तो लेखांकन कैसे होता है, यदि आप मान लो आपकी दुकान है, वहां 10 कस्टमर आते हैं, 10 कस्टमर में से किसी ने भी सामान नहीं लिया तो वहां किसी प्रकार का कोई लेखांकन नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ परचेजिंग ही नहीं की है, तो कहाँ से लेखांकन होगा। अपने जब वो परचेजिंग करेंगे, अपने सेल करेंगे, उस हिसाब से लेखांकन होगा ना। और मान लो 10 में से किसी दो ने सामान ले लिया तो उस समय क्या, उस समय अकाउंटिंग होगी क्या? हाँ, उस समय लेखांकन होगा। क्यों? क्योंकि उस समय उन्होंने परचेज किया है और हमने सेल किया है उनको, तो सेल किया है तो रुपए आए हैं। तो कुल मिलाकर जहाँ मौद्रिक मामला होता है तो वहाँ अकाउंट्स किया जा सकता है। हो सकता है कईयों ने उधार भी लिया हो माल, तो वहां पर भी अकाउंट्स होता है। क्यों? क्योंकि उधार में भी तो वैल्यू होती है ना। कुल मिलाकर मौद्रिक मामला होना चाहिए, वही अकाउंट्स होता है। अगला मीनिंग देखते हैं लेजर। लेजर क्या होता है? खाता होता है। खाता किसी भी प्रकार का हो सकता है, व्यक्तिगत भी हो सकता है, वस्तुगत भी होता है।
ठीक है, लेकिन किसी का भी खाता हो, खाता एक ही होता है, ध्यान रखना। जैसे मान लो आपने किसी पार्टी से माल खरीदा है, उस पार्टी का नाम मान लो आप बालाजी स्टोर है, बालाजी स्टोर से माल खरीदा है। हो सकता है आप बाद में उसको माल बेचो, तो माल बेचोगे तो उसका अलग खाता नहीं खोलोगे, खाता एक ही होता है और बार बार खाता नहीं खोलते। यदि आप एसी खरीदते हो, मोबाइल खरीदते हो, फर्नीचर खरीदते हो, तो सभी के खाता एक बार होगा, बार बार नहीं खोलोगे आप खाता। जब दोबारा लाओगे तो ऐसा नहीं कि फिर खाता खोल दिया, तो खाता हमेशा एक ही होता है, उसको अपनी लेजर बोलते हैं। तीसरा मीनिंग देखो डेबिट होता है। देखो डेबिट के बारे में मैं आपको एकदम विस्तार से मेरे नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसके बारे में डेबिट और क्रेडिट एकदम क्लियर समझाऊंगा, क्योंकि ये अपने आप में बड़े नियम है। और ये अगर आपको नियम आ गए तो आप कोई भी एंट्री कर सकते हो। जी दोस्तों, अगर आपको डेबिट और क्रेडिट समझ में आ गया तो आप कोई भी एंट्री कर सकते हो। अभी एक बार अपने ऐसे देखते हैं कि डेबिट को क्या क्या बोलते हैं। डेबिट को देखो नामे बोलते हैं हिंदी के अंदर, और डीआर बोलते हैं, बी वाई बाय बोलते हैं। और डेबिट के टोटल 5 नियम है जो मैं आपको आगे मेरे वीडियो में समझाऊंगा जब भी लॉन्च करूंगा नया वीडियो। दूसरा है क्रेडिट। क्रेडिट का अर्थ होता है, देखो हिंदी में इसको जमा भी बोलते हैं, सीआर भी बोलते हैं, टू भी बोलते हैं। इसमें भी 5 नियम मैंने बनाए हुए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा 5 नियम नेक्स्ट वीडियो में। तो आप ये ध्यान रखिए, जहां पर भी नामे दिखाई दे जाए या डीआर दिखाई दे जाए या बाय दिखाई दे जाए तो उसका अर्थ डेबिट ही होता है। और आपको जहां पर भी जमा दिखाई दे जाए, सीआर दिखाई दे जाए और टू दिखाई दे जाए, उसका अर्थ होता है क्रेडिट। दोस्तों, अपने नहीं कहते क्या, किसी को 5,000 रुपए दिए तो अपने हिंदी में बोलते हैं ना कि भाई मेरा 5,000 रुपए नामे कर दे। इसका मतलब अपने उसको डेबिट करे, नामे कर रहे। और अपने को जब भी कोई रुपए देते हैं, मान लो राम ने 1,000 रुपए अपने को दिए, तो अपने नहीं कहेंगे क्या राम के 1,000 रुपए जमा कर ले, तो उसको बोलते जमा का मतलब होता है उसके क्रेडिट करने, यानी उसके जमा करने। अगला मीनिंग देखिए, तलपट होता है। तलपट क्या होता है, जब भी खाते बन जाते हैं तो खातों का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो सारा तलपट में लिखा जाता है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को तलपट कहते हैं। तलपट के अंदर खातों के सारे क्लोजिंग बैलेंस ही लिखे जाते हैं। अगर डेबिट क्लोजिंग बैलेंस है तो डेबिट में लिख दो, और क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस है तो क्रेडिट में लिख दो। लास्ट में तलपट का योग बराबर मिलना चाहिए। यदि तलपट का योग बराबर मैच होता है तो आपने जितने भी खाते बनाए हैं वो एकदम सही होते हैं। अगला मीनिंग होता है ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल और बैलेंस शीट। ये देखो तीनों साथ में एक इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ट्रायल बैलेंस से क्या 3 खाते हैं जो अपने बना सकते हैं। एक होता है ट्रेडिंग, एक होता है पी एंड एल और एक होता है बैलेंस शीट। मैं ये मेरी कोचिंग के अंदर प्रैक्टिकल समझाता हूँ, एक एक चीज के खाते कैसे बनते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है, इससे फिर ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, ट्रेडिंग से के बाद पी एंड एल कैसे बनता है और फिर बैलेंस शीट कैसे बनती है। ये सब प्रैक्टिकल सिखाया जाता है मैनुअल लेवल पर, ताकि आपको पता तो होना चाहिए ना। कोई चीज अगर आपने कर रहे हैं टेली में तो सब अपने आप हो जाएगा एंट्री करने के बाद, आपको पता है। लेकिन आज अपने को पता होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस बनता कैसे, आखिर ट्रेडिंग अकाउंट पी एंड एल बैलेंस शीट बनते कैसे। अगर अपने कोई एंट्री की है, आज मान लो कोई जनरल एंट्री अपने कोई भी एंट्री करते हैं डेबिट और क्रेडिट की, तो वो एंट्री की क्यों है, उसके पीछे कारण क्या है। तो मैं यहाँ मेरे ऑफलाइन कोचिंग में एक एक कारण वाइज समझाता हूँ। कोई भी एंट्री करते हैं तो वो क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, ताकि अपने को कारण पता होगा तो अपने कोई भी एंट्री कर सकते हैं। रटाफिकेशन का काम बिल्कुल नहीं होता। देखो दोस्तों, अकाउंट्स है, अकाउंट्स में रटाफिकेशन नहीं चलती, प्रैक्टिकल चलता है सारा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मेरे डेबिट और क्रेडिट के नियम भी आपको समझाऊंगा और कुछ एंट्री भी मैं प्रैक्टिकल समझाऊंगा। और वैसे आप कोर्स करना चाहो तो ऑफलाइन मेरे से कोर्स भी कर सकते हो। अगला मीनिंग देखो परचेज होता है। परचेज अब क्या होता है अकाउंट की भाषा में, देखो परचेज गुड्स। गुड्स क्या होता है, गुड्स उसको बोलते हैं जिसका अपने व्यापार करते हैं। मान लो आज किराने की दुकान है, तो किराने का आइटम खरीद कर लाओगे और बेचोगे तो वो गुड्स हो गया, वो हो गई परचेज। अब किराने की दुकान में मान लो आप एसी खरीद रहे हो तो वो परचेज नहीं है, वो फिक्स एसेट्स है, ना कि परचेज। परचेज वो होती है जो वस्तु अपने खरीद कर लाते हैं बेचने के उद्देश्य से और उस पर लाभ कमाया जाता है। तो मैंने देखो यहाँ लिखा है खरीद क्या होती है, परचेज का अर्थ होता है खरीद, बेचने के उद्देश्य से लाभ कमाने के लिए खरीदा गया माल। यहाँ पर और लिख सकते हैं बेचने के उद्देश्य से लाभ कमाने के लिए खरीदा गया माल, यानी ऐसा माल जो अपने खरीदते हैं और उसको बेचते हैं और लाभ कमाते हैं वो परचेज होती है। और सेल क्या होती है, सेल का अर्थ होता है बिक्री, यानी अपने जो माल खरीदा है उस पर लाभ कमाए गए और उसको बेचे गए, वो सेल होता है। नेक्स्ट मीनिंग देखिए गुड्स। गुड्स क्या होता है, माल होता है जिसका अपने व्यापार करते हैं। और यानी मैंने लिखा है देखो, जो माल व्यापार करते समय खरीदा या बेचा जाता है, यानी अपने जिसका भी व्यापार कर रहे हैं। किराने की दुकान है तो किराने के आइटम हो गए, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया, तो वो सारे गुड्स हो गए।
ये देखिए दोस्तों, अगले मीनिंग है इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स क्या होते हैं, मैं आपको बहुत जबरदस्त तरीके से बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। ये अगर आपको समझ में आ गए तो आप कभी भी परचेज के अंदर और सेल के अंदर इनपुट और आउटपुट टैक्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए इनपुट टैक्स होता क्या है, पहले देखते हैं। खरीदे गए माल पर दिया गया कर, यानी जो अपने माल खरीदते हैं उस पर जो टैक्स देकर आते हैं वो होते हैं इनपुट टैक्स, जिसकी हम बाद में इनपुट ले सकते हैं, यानी उसे आउटपुट में से घटा सकते हैं। आउटपुट टैक्स का अर्थ होता है बेचे गए माल पर लिया गया कर, जिसे हम बाद में सरकार को चुकाना पड़ता है। तो दोस्तों इससे ये क्लियर होता है इनपुट टैक्स क्या होता है, अपने जब भी कोई माल खरीद कर लाते हैं तो उसमें जब अपने टैक्स देते हैं तो वो टैक्स इनपुट टैक्स होता है। और आउटपुट टैक्स होता है अपने जब भी कोई माल सेल करते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स लेते हैं ना, वो आउटपुट टैक्स होता है, वो अपने को गवर्नमेंट पे जमा कराना पड़ता है। लेकिन टैक्स पेएबल क्या बोलता है, सरकार को जमा कितने कितने करवाने हैं। टैक्स पेएबल का मतलब होता है जो भी आउटपुट टैक्स होता है उसमें आप इनपुट टैक्स लेस कर दो, जो भी बचता है वो सरकार में जमा करा दो। तो अब इस मीनिंग्स को प्रैक्टिकल समझते अपने होता कैसा, एग्जांपल देखकर। ये देखिए आपके मैं सामने एक टेबल प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये देखिए टैक्सेबल परचेज। टैक्सेबल परचेज वो होता है, देखो मीनिंग है अपने लिखा भी है टैक्सेबल परचेज। टोटल परचेज क्या होता है, देखो मैं बता देता हूँ। टैक्सेबल परचेज देखो, जिस वस्तु के मूल्य पर कर लगाया जाता है उसे टैक्सेबल परचेज कहते हैं। टोटल वैल्यू क्या होती है, जिस पर टैक्स शामिल होता है उसको टोटल वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपके सामने देखो प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ। टैक्सेबल परचेज, मान लीजिए कोई अपने एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए कोई गुड्स है, अपने 100 रुपए का आपने परचेज किया और उस पर 18% जीएसटी उस पर। तो देखो 18% जीएसटी है, तो देखो अगर माल मान लीजिए राजस्थान के अंदर ही हूँ और राजस्थान के अंदर ही मैं माल खरीद रहा हूँ और मैंने उस पर 18% है, तो सी जीएसटी और एस जीएसटी में पे करूंगा। और यदि मैं राजस्थान से बाहर परचेज करता तो उस समय में आई जीएसटी पे करता। तो यहाँ मैंने राजस्थान के अंदर 100 रुपए का माल खरीदा है और उस पर 9% के हिसाब से 9 रुपए मैंने सॉरी 18% होता है, 18% के हिसाब से 9% सी जीएसटी और 9% एस जीएसटी में पे करूंगा जब मैं माल खरीद कर लूंगा। तो यहाँ मैंने क्या किया, टैक्सेबल परचेज 100 रुपए है और 9 रुपए में पे करके आए और 118 रुपए है जो मेरे टोटल वैल्यू होती है। तो इससे आपको क्या क्लियर हो रहा है, देखो टैक्सेबल परचेज जिस पर टैक्स लगाया जाता है। और फिर क्या है इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स यानी देखो ये परचेज करते समय ये टैक्स लगाए तो इसको इनपुट टैक्स बोलते हैं। और फिर होता है टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू होता है जिसमें टैक्स शामिल होता है, देखो 118 में टैक्स शामिल है ना, तो इसको कहते हैं टोटल वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपको क्लियर हो गया टैक्सेबल वैल्यू किसे कहते हैं, इनपुट टैक्स किसे कहते हैं और टोटल वैल्यू किसे कहते हैं। अब अपने क्या करते हैं कि इस 100 रुपए की वस्तु को अपने बेचते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपने क्या किया, 118 की कोई चीज लाए टैक्स सहित, अब उसको अपने 125 में बेचते मान लो। तो 125 में अपने बेचेंगे तो उसमें भी तो 18% टैक्स शामिल है ना। तो पहले तो 118% टैक्स निकालो। तो देखो 125 के अंदर 18% टैक्स शामिल है, 118% टैक्स शामिल है। तो ये देखो टैक्सेबल वैल्यू आ गई मेरे पास 105 रुपए 93 पैसे। मैं लिख देता हूँ यहाँ, देखो जैसे लिखा है मेरे फॉर्मूले लगे हुए हैं, तो उस पर टैक्स लग गया 9% 18% के हिसाब से। तो यहाँ देखो 9% टैक्स जैसे ही लगा तो टोटल वैल्यू देखो 125 आ गई। अब आप कहोगे सर ये कैसे निकाला आपने, 105 रुपए 93 पैसे कैसे निकाला। तो देखो मैं बताता हूँ, टोटल वैल्यू के अंदर जब भी कोई टैक्स शामिल होता है तो अपने टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो मैं आपको वापस बताता हूँ। देखो जब भी आप टोटल वैल्यू में से टैक्स निकालना चाहो, टैक्सेबल वैल्यू निकालना चाहो, तो उसका फॉर्मूला बताता हूँ। टोटल वैल्यू भाग 100 प्लस दर, यानी 100 प्लस दर यानी 18% टैक्स है, तो 100 प्लस 18 हो गए 118 इंटू 100। जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने टैक्सेबल वैल्यू आ जाती है। टैक्सेबल वैल्यू से क्या होता है, टैक्सेबल वैल्यू होता है जिस पर कर लगाया जाता है। तो आप देख सकते हो 105.93 पर मैंने 9% लगाया और जोड़ा तो 125 ही आए। ये देखो फॉर्मूले लगे हुए मेरे, तीनों को जोड़ने पर 125 आए। ठीक है दोस्तों, तो अपने पता चला है कि 105 रुपए 93 पैसे क्या है अपने टैक्सेबल वैल्यू है। क्यों, क्योंकि 100 में कोई चीज ला रहे हैं वो 100 में तो बेचेंगे नहीं, अपने भी बिजनेस कर रहे हैं तो अपने प्रॉफिट भी जोड़ेंगे, अपने खर्चा भी लगाए। तो मान लीजिए 5 रुपए 93 पैसे है जो अपने उसके अंदर जोड़े, तो 105 रुपए 93 पैसे में वो वस्तु को सेल करेंगे। अब उस पर भी तो 18% देना पड़ेगा ना, तो 9% अपने हैं जो उसके अंदर जोड़े और कस्टमर से अपने 125 रुपए लेंगे जब भी अपने सेल करेंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ पर आपके सवाल क्या क्या होते हैं, देखिए सबसे पहले टोटल इनपुट टैक्स अपने को जोड़ना हो तो ये देखो 9 प्लस 9 18 रुपए, ये देखो फॉर्मूला लगा हुआ है, ये 9 प्लस 9 जुड़ गए
तो ये हो गए 18 रुपए टोटल इनपुट टैक्स जो अपने माल खरीदते समय अपने देकर आए। ठीक है, अब होता है टोटल आउटपुट टैक्स, जब अपने माल सेल किया है तो कस्टमर से अपने रुपए लिए इस टैक्स के, तो ये कितना हो गया देखो 9 रुपए 53 पैसे के हिसाब से डबल हो गए ये अपने 19 रुपए 7 पैसे। ये 19 रुपए 7 पैसे अपने को गवर्नमेंट में भरने होते हैं क्योंकि ये आउटपुट टैक्स है। लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि आप जो भी आउटपुट टैक्स होता है उसमें से इनपुट टैक्स लेस कर दो, आप भी अगर रजिस्टर्ड हो तो जीएसटी के अंदर। तो ये देखिए टोटल टैक्स पेबल कैसे निकालते हैं, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो ये देखो 19 रुपए 7 पैसे में से 18 रुपए में घटा देता हूँ तो मेरा उत्तर आता है 1 रुपए 7 पैसे। ये देखो ये मुझे जीएसटी गवर्नमेंट में पे करना पड़ेगा 1 रुपए 7 पैसे। अब यहाँ आता है मुझे प्रॉफिट कितना हुआ। अगर मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ कि मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट देखिए 100 रुपए की चीज थी और 105 रुपए 93 पैसे पर बेचा है, तो साफ दिखाई दे रहा है 105 रुपए 93 पैसे में से 100 रुपए घटाएंगे तो 5 रुपए 93 पैसे आ गए। अब कोई तो कहेगा अरे सर ऐसे कैसे, 118 में खरीदी 125 में बेची है, तो 125 में से 18 गए 7 रुपए प्रॉफिट होना चाहिए। अरे यार 7 रुपए कैसे होगा प्रॉफिट, उसके अंदर टैक्स भी तो शामिल था। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, 1 रुपए 7 पैसे तो आप गवर्नमेंट में दोगे, 5 रुपए 93 पैसे आपको प्रॉफिट होगा और 7 रुपए आपकी टोटल आ रही है। अब ये कैसे आया देखो, 1 रुपए 7 पैसे कैसे आया, इस दोनों टोटल आउटपुट में से ये अपने जोड़ यहाँ आई है इसकी, और टोटल इनपुट टैक्स घटा दिया, ठीक है ना 18 रुपए, तो अपने बचे 1 रुपया 7 पैसे, ये तो गवर्नमेंट को अपने टैक्स देंगे। उसके अलावा नेट प्रॉफिट देखते हैं। नेट प्रॉफिट देखो 100 की चीज 105 रुपए 93 में बेची है, तो साफ दिखाई दे रहा है 5 रुपए 93 पैसे क्या है, नेट प्रॉफिट है। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो उसका अंतर 7 आ रहा है, और यहाँ पर भी देखो 125 और 118 का अंतर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो जो 7 रुपए होते हैं उसके अंदर टैक्स था अलग और प्रॉफिट अलग, दोनों को अपने अलग अलग कर दिया। तो ऐसे करके अपने 7 रुपए के अंदर टैक्स भी है और प्रॉफिट भी है। तो दोस्तों इस प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको क्या पता चलता है, टैक्सेबल वैल्यू किसे कहते हैं, इनपुट टैक्स किसे कहते हैं, और जब भी सेल करते हैं तो उस पर आउटपुट टैक्स होता है तो आउटपुट टैक्स किसे कहते हैं, और टैक्स पेबल का मतलब होता है टोटल आउटपुट माइनस इनपुट। और देखो टोटल वैल्यू भी आपको पता चल गई कि जब भी कोई टैक्सेबल वैल्यू में टैक्स जोड़ते हैं तो उसको टोटल वैल्यू कहते हैं। दोस्तों वीडियो देखो अकाउंट्स का है, हो सकता है किसी को ये वीडियो बोरिंग भी लगे, लेकिन देखो इससे आपको काफी नॉलेज मिलेगा। यदि आप अकाउंट्स का कोर्स करना चाहते हो तो देखो अपने शुरुआत तो मीनिंग से ही करनी पड़ेगी और सीखना पड़ेगा। ये स्टार्टिंग में सीखेंगे तब भी तो अपने पास कोई जरूरी थोड़ी है कहीं जाए तो टेली ही मिले। मैं यहाँ स्पेशल टेली सिखाता हूँ अकाउंट्स के कोर्स में, क्योंकि लगभग आपको पता है मार्केट में ज्यादातर टेली ही चलती है। उसके अलावा भी और भी सॉफ्टवेयर आते हैं मार्केट में, मार्केट के अंदर जैसे बीजीबी आता है और तरह तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं, मार्क भी आता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। लेकिन अगर आपको ये मीनिंग आ गए ना तो ये मीनिंग सभी सॉफ्टवेयर में आपको मिलेंगे, वहां आपको सामने दिखेंगे। तो अगर आपको इसका अर्थ समझ में आ गया ना तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर हैंडल कर सकते हो, ना कि टेली। तो ये अकाउंट्स के मीनिंग है जो आपके हर एक सॉफ्टवेयर में काम आने वाले हैं, तो इसलिए ध्यान से समझिए इन मीनिंग को। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग होगा यदि कोई अकाउंट्स की लाइन में आना चाहता है और अकाउंट्स का काम करना चाहता है मार्केट में। और मैं आपको बता दूं अकाउंट्स का एक ऐसा काम है ये जो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ भी कर सकते हो। यदि आपको अच्छी तरह से काम आता है तो आप ये काम पार्ट टाइम भी कर सकते हो और अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो, ठीक है, यानी ये काम भी कर सकते हो और पढ़ाई भी कर सकते हो। अगला मीनिंग मैं आपको बताता हूँ डेटर्स। ये आपको समझ में आ गए होंगे, इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स और टैक्स पेएबल। नेक्स्ट मीनिंग अपने है डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं देखो, देनदार होते हैं। देनदार होते हैं जिस फर्म या व्यक्ति को उधार माल बेचा जाता है वह अपने डेटर्स होते हैं। सॉफ्टवेयर में आपको सन्ड्री डेटर्स मिलेगा और या फिर सन्ड्री क्रेडिटर मिलेगा। क्रेडिटर क्या होता है, लेनदार होता है जिस फर्म या व्यक्ति से उधार माल खरीदा जाता है। देखो ये दो मीनिंग भी आपको समझने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि व्यापार होता है तो व्यापार में उधार माल खरीदा भी जाता है और उधार माल बेचा भी जाता है। तो आप जब भी किसी को उधार माल बेचते हो तो वो आपका देनदार होता है। ध्यान रहो, आपने किसी को उधार माल बेचा है तो वो आपका देनदार है, यानी वो आपको रुपए भी तो देगा ना बाद में, तो जो रुपए देगा वो देनदार है। अब आपने भी तो कहीं से माल खरीदा है, आप भी तो उधार खरीद सकते हो ना। तो आप जब भी किसी से उधार लाते हो ना तो वो आपका लेनदार होता है, यानी आपका क्रेडिटर होता है। यानी आपने उधार माल लिया है तो वो आपसे रुपए नहीं लेगा क्या, रुपए तो लेगा ना, यानी जो रुपए लेगा वो लेनदार और आपको जो रुपए देगा वो देनदार।
तो हिंदी में आप ऐसे समझ सकते हो देनदार क्या होता है, लेनदार क्या होता है। और देनदार को कहते हैं डेटर्स और लेनदार को कहते हैं क्रेडिटर्स। अगला मीनिंग देखो, फिक्स एसेट्स है, स्थायी संपत्तियां है। स्थायी संपत्तियां कौन कौन सी होती है? देखो, जब भी आप बैलेंस शीट बनाओगे उसमें दो पक्ष होते हैं, एक होता है लायबिलिटीज होता है और एक होता है एसेट्स होता है। एसेट्स में फिक्स एसेट्स होता है, इन्वेस्टमेंट होता है और करंट एसेट्स होता है। आप जब भी मेरे यहाँ ऑफलाइन कोचिंग करोगे मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा फिक्स एसेट्स क्या होता है, करंट एसेट्स क्या होता है, कौन कौन सी होती है, इन्वेस्टमेंट क्या क्या होता है। क्योंकि अभी मैंने आपको समझा दिया तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जब भी आपको मान लो मन लगे कि हाँ कोचिंग करनी चाहिए और एन के सर से ही करनी चाहिए, तो आप जब भी आओगे मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट। और ये देखिए, इन्वेस्टमेंट का अर्थ होता है विनियोग होता है, करंट एसेट्स चालू संपत्ति होती है, लायबिलिटीज क्या होती है, लायबिलिटीज का अर्थ होता है दायित्व होता है। लायबिलिटीज में भी तरह तरह का होता है, कैपिटल्स होता है, लोन्स होते हैं, ठीक है ना, करंट लायबिलिटीज होता है। ये भी आपको मैं ऑफलाइन कोचिंग में समझाऊंगा यदि आप ज्वाइन करोगे तो, क्योंकि वीडियो में आपको भी पता है सारा बताना संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर मैंने यहाँ आपको एकदम विस्तार से समझाया। और ज्यादा लंबा वीडियो क्या है कि हर कोई देखना पसंद नहीं करता है, और हो सके तो मैं आपको आने वाले मेरे वीडियो में ये सब वीडियो के माध्यम से ही आपको बता दूंगा। कोई जरूरत नहीं है कि आप मेरे यहाँ आओ ऑफलाइन कोचिंग भी करो, ठीक है ना, लेकिन उसमें आपको धीरे धीरे हर संडे में लॉन्च करूंगा। और नेक्स्ट संडे क्या लॉन्च करूंगा, जरूर नहीं है कि सारी क्लास ही चले, कोई और टॉपिक आ गया तो वो भी लॉन्च कर सकता हूँ, तो उसमें आपको काफी टाइम लगेगा। आप ऑनलाइन भी फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो, ऑनलाइन अभी मैं जैसे कि फ्री में डाल रहा हूँ, वीडियो वगैरह अपलोड कर रहा हूँ, वो फ्री है, कोई चार्जर नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। तो दोस्तों आगे देखते हैं अपने, देखिए क्रेडिटर हो गया, फिक्स एसेट्स का अर्थ होता है स्थायी संपत्तियां होती है, इन्वेस्टमेंट का अर्थ होता है विनियोग होता है, करंट एसेट्स का मतलब होता है चालू संपत्ति होता है, और लायबिलिटीज का मतलब दायित्व होते हैं, ठीक है ना, दायित्व जो भी अपने से रुपए मांगते हैं उनको दायित्व कहते हैं। कैपिटल का अर्थ होता है पूंजी खाता होता है, जो भी मालिक और साझेदारों के खाते होते हैं या उससे संबंधित जो खाते होते हैं, ड्राइंग, एलआईसी वगैरह मालिकों की, वो सब कैपिटल के अंडर में आते हैं। ड्राइंग का मतलब देखो हरण खाता होता है, ड्राइंग को हरण बोलते हैं। एक होता है, अब लोन्स में चलते हैं, सिक्योर लोन होता है जो भी अपने गारंटी देकर लोन लेते हैं। एक होता है अनसिक्योर लोन होता है जो बिना गारंटी के दोस्तों से, यार मित्रों से लिए जाते हैं। जीएसटी का अर्थ गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। स्टेटमेंट होता है कोई भी किसी का भी विवरण निकालना, स्टेटमेंट निकालना। आउटस्टैंडिंग का अर्थ होता है बकाया होता है। ट्रांजैक्शन का अर्थ होता है आपको पता है लेन देन करना होता है। क्रिएट का मतलब टेली में आपको कहीं आपको क्रिएट देखे, क्रिएट का मतलब होता है बनाना होता है, किसी भी चीज को क्रिएट करना, कोई कंपनी बनाना, कोई लेजर बनाना, कोई ग्रुप बनाना, तो इसका अर्थ होता है क्रिएट करना। डिस्प्ले यानी आप देख सकते हो, कोई भी लेजर देखना करना हो गया, ग्रुप देखना हो गया। अल्टर का मतलब होता है कोई भी परिवर्तन करना है, कोई चेंज करना है तो आप अल्टर कर सकते हो उसको। अल्टरेशन भी शब्द आता है अपने जब सेकेंडरी तरीका यूज करते हैं शॉर्टकट की वाला। उसके बाद होता है डेप्रिसिएशन होता है, जो स्थायी संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन लगता है, साल भर अपने यूज करते हैं तो उस पर मूल्यह्रास भी लगता है लास्ट में। और टैक्सेबल वैल्यू, टोटल वैल्यू मैंने आपको बता ही दिया। उसके अलावा देखो मैं बता देता हूँ, कोई मीनिंग रह भी गए हैं तो मैं ऑफलाइन मेरी क्लास अगर आप जब भी फ्यूचर में ज्वाइनिंग करोगे तो जो जो याद रहेगा उस टाइम भी मैं आपको बता दूंगा। और उसके अलावा देखो आज मैंने आपको केवल मीनिंग्स कराए, डेबिट और क्रेडिट के नियम मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी बताऊंगा, जो लॉन्च करने वाला हूँ अगली बार जब भी लॉन्च करेगा तो उसमें डेबिट और क्रेडिट के नियम ही मैं विस्तार से समझाऊंगा, ताकि आप कोई भी एंट्री कर सकते हो, डेबिट और क्रेडिट के नियम आपको समझ में आ गए तो। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो से आपको क्या पता चला है अकाउंट्स के बारे में, आप मीनिंग के बारे में जाने हो, आपने मीनिंग के बारे में समझा है। यदि आपको मेरा ये वीडियो रियल में अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके जानकार दोस्तों और रिश्तेदारों तक ये वीडियो पहुंच सके, और वो अगर अकाउंट्स का नॉलेज चाहते हैं तो उनके लिए मीनिंग्स बहुत काम के हैं। और उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हर संडे मैं जब भी वीडियो लॉन्च करूं वो आप तक पहुंच सके। ओके।